बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 103 मुलाहिज़ा फरमाएं। बदमाशी के लिए अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। गैंडे की तरह ताकतवर होना ही काफ़ी नहीं होता। तुम मेरी अकलमंदी की दाद ज़रूर दोगे। तुम लोग जिस चीज़ की तलाश में आए थे वो इसी घर में मौजूद थी। तुम लोगों ने घर की एक एक चीज़ को उलट पलट कर रख दिया, लेकिन 10 किलो हीरोइन महफूज रही। वो उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, मैंने कहा, और सूटकेस खोल कर कपड़ों के नीचे दबा हुआ हीरोइन वाला थैला निकाल दिया और उसमें से एक पैकेट भी निकाल कर दिखाया ताकि वो मेरी बात का यकीन कर ले। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। नरगिस अब तक संभल चुकी थी। उसके होंठों की निलाहट भी अब गायब हो गई थी, लेकिन कंबल उसने अब भी ओढ़ रखा था। मैंने बिल्ले के मुंह में एक बार फिर कपड़ा ठोंस दिया। अब यहाँ से जा रहे हैं, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा खात्मा कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे गलीज आदमी के गंदे खून से अपने हाथ आलूदा नहीं करना चाहता। अगर बाद में किसी वक्त कोई मजबूरी आन पड़ी तो मैं ऐसा करने से जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारे आदमी तुम्हें यहाँ कर छुड़ा लेंगे। मैं भी तरीमी को फोन कर देता हूँ। मैंने टेलीफोन उठाकर करीब ही रख लिया और रिसीवर उठाकर बिल्ले के सामने ही नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। रात की तरह इस वक्त भी कॉल एक औरत ही ने रिसीव की और ये गालबन वही औरत थी। तरीमी से बात कराओ, मैंने उसकी आवाज सुनते ही कहा। तरीमी सो रहा है, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब मिला। उसको बताओ नाजीब बोल रहा है, उसकी नींद उड़ जाएगी, मैंने कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर 1 मिनट बाद मेरे कान से तरीमी की गुर्राती हुई आवाज टकराई। तुम भागकर अपनी जान नहीं बचा सकोगे नाजी। उसकी आवाज कुत्ते की गुर्राहट से मुशाबह थी। तुम कहीं भी चले जाओ, मेरी निगाहों से छुपे नहीं रह सकोगे। तुम्हें दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिलेगी। दूसरों की बात पर भरोसा कर लेने का यही तो नुकसान होता है तहरीमी, मैंने कहा। तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें यकीनन ये रिपोर्ट दी होगी कि मैं इस बंगले से फरार हो गया हूँ, लेकिन मैं आखिर वक्त तक इसी बंगले में मौजूद था और अब भी वही हूँ। और तुम्हारा वो सड़क शाप गुंडा बिल्ला इस वक्त मेरे सामने बंधा पड़ा है। क्या बकवास करते हो? वो चीखा। मैं भी तुम्हारे गुर्गों से महफूज रहा और 10 किलो का वो थैला भी। तुमने वाकई एमओको की फौज पाल रखी है तहरीमी। तुमने कितनी मेहनत से कार ट्रेस करके मेरे ठिकाने का पता चलाया, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ, तहरीमी बोला। तुम्हें शायद मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, मैंने कहा। लो बिल्ले से बात कर लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। मैंने बिल्ले के मुंह से कपड़ा निकाल कर रिसीवर उसके सामने कर दिया। ये हरामी ठीक कह रहा है बास, बिल्ले ने कहा। उसकी आवाज में खौफ नुमाया था। ये छत पर पानी की टैंकी में छुपा हुआ था। हीरोइन का थैला भी किसी कमरे में ही था। ठीक तरह से तलाशी नहीं ले सका। वो थैला अब भी इसके पास मौजूद है और इसके साथ एक खूबसूरत औरत भी है। इन्होंने धोखे से मुझे पकड़कर बांध दिया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। बिल्ले का चेहरा एकदम धुआं हो गया। मैंने रिसीवर अपने कान से लगा लिया। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई ना तहरीमी, मैंने बहुत पेस में कहा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जब चाहो यहाँ आकर अपने इस बिल्ले को आज़ादी दिला सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुमसे मुलाकात होगी और बहुत जल्द होगी। मैंने रिसीवर रख दिया और बिल्ले के मुंह में एक बार फिर कपड़ा ठोंस दिया। वो लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ आकर तुम्हें छुड़ा लेंगे, उस वक्त तक यहाँ आराम करो। मैंने बिल्ले की तरफ देखते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। इधर उधर देखते हुए मेरी नजर अपने पिस्तौल पर पड़ गई जो दीवार के करीब पड़ा हुआ था। मैंने पिस्तौल उठाकर जेब में डाली और सूटकेस उठाकर नरगिस को इशारा किया। इस वक्त 5:30 बज रहे थे। एक नई सूरत का आगाज हो चुका था। फजा में धुंध फैली हुई थी। मैंने कार का दरवाजा खोलकर सूटकेस पिछली सीट पर डाल दिया और स्टेयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। नरगिस गेट खोलने के लिए आगे बढ़ गई। मैंने गाड़ी बाहर निकाली तो नरगिस ने गेट बंद कर दिया और कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। गली में इस वक्त सन्नाटा था। बड़े घरों के लोग इतनी जल्दी बिस्तर नहीं छोड़ते। मैंने गाड़ी एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दी। गली के मोड़ पर एक दूध वाले की मोटरसाइकिल इस तरफ मुड़ती हुई नजर आई। अगरचे धुंध फैली हुई थी, लेकिन मैं मोहताज नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुमकिन है मकान की निगरानी के लिए आसपास कोई आदमी भी मौजूद हो, लेकिन मेरा शुबा गलत निकला। वो लोग यही समझे थे कि मैं भाग गया था और बंगले की निगरानी के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही आदमी को यहाँ छोड़ना काफी समझा था और वो बिल्ला बड़ी आसानी से हमारे हत्थे चढ़ गया था। गलियों से निकालकर मैं कार को मेन रोड पर ले आया और उसका रुख आयशा मंजिल की तरफ मोड़ दिया। हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। धुंध खासी तबीज थी। तमाम गाड़ियों के हेडलैम्प्स रोशन थे और मैंने भी अपनी गाड़ी की बत्तियां जला दी थी। धुंध की वजह से कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं की जा सकती थी। दूसरी गाड़ियों की रफ्तार भी कम ही थी। हाईवे पर चलते हुए सैराबगढ़ चुरंगी से मैंने कार को दाईं तरफ राशिद मिनास रोड पर मोड़ दिया। करीबन सड़क पर यूबीएल स्टेडियम से जरा आगे बहुत चौड़े गंदे नाले का वो पुल था, जिसे आगे गुलशन इकबाल का इलाका शुरू हो जाता था। पुल अबूर करते ही मोती महल के स्टॉप पर मैंने कार को बाईं तरफ एक कुशादा गली में मोड़ दिया। ये गुलशन इकबाल का ब्लॉक 3 था। कुछ आगे जाकर मैंने कार दाईं तरफ सड़क पर मोड़ दी और आखिरकार एक बंगले के सामने रोककर नीचे उतर आया। जीप से चाबियों का गुच्छा निकालकर मैंने गेट खोला और फिर स्टीयरिंग के सामने बैठकर कार को अंदर ले आया।
और नीचे उतरकर गेट को बंद कर दिया और आगे बढ़कर बरामदे वाला दरवाजा खोलने लगा। अंदर की बत्तियां जलाकर मैं वापस आया और नरगिस की तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। नीचे नहीं उतरोगी या कार में ही बैठे रहने का इरादा है? मैंने कहा। ये किसका घर है? नरगिस ने नीचे उतरते हुए कहा। उसकी आंखों में उलझन के तासरात नुमाया थे। अपना ही है, अंदर चलो, मैं सूटकेस लेकर आ रहा हूँ, मैंने कार का पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं सूटकेस लेकर अंदर आया तो नरगिस लाउंज में खड़ी हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। कंबल उसने अब भी जिस्म पर लपेट रखा था। मैंने सूटकेस एक तरफ रख दिया और नरगिस को सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो, मैं तुम्हें काफी बनाकर पिलाता हूँ। मैं कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैंने चूल्हा जला लिया और काफी तैयार करने लगा। 4 मिनट में काफी बनाकर लाया तो नरगिस अब भी वहीं बैठी हुई थी। मैंने दोनों कप दरमियान की मेज पर रख दी और उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। तुमने बताया नहीं कि ये किसका मकान है? वो इधर उधर देखते हुए बोली। अपना ही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तकरीबन 1 महीना पहले मुझे ख्याल आया था कि हमारे पास कोई महफूज ठिकाना भी होना चाहिए ताकि किसी आड़े वक्त में काम आ सके, और आज ये काम आ गया। तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया था। उसे अपना कप उठाते हुए मुझे घूरा। मौका ही नहीं मिला, मैंने जवाब दिया। यहाँ कोई और भी रहता है? उसने पूछा। नहीं, ये शायद तुम इसलिए पूछ रही हो कि हर चीज साफ सुथरी नजर आ रही है और किचन में ऐसी चीजें मौजूद हैं कि मैंने फौरन ही काफी बना ली, मैंने कहा। और किचन में काफी चीजें मौजूद हैं कि मैंने फौरन ही काफी बना ली, मैंने कहा, और काफी की उसकी लेते हुए बात जारी रखी। ये 3 बेडरूम का मकान है। ये लाउंज और ड्राइंग रूम अलग है। तमाम कमरे जरूरी फर्नीचर से आरास्ता है। आगे और पिछली तरफ पौधों की क्यारियां हैं जिन्हें बाकायदगी से पानी दिया जाता है। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, इस मकान की एक चाबी मैंने उस गली के मालिक को दे रखी है जो घर की सफाई वगैरह का ख्याल रखता है। किचन में जरूरी बर्तन, खुश्क दूध, चाय की पत्ती और काफी वगैरह मैंने ही लाकर रखी हुई है। नरगिस कुछ कहने की बजाय खामोशी से काफी पीती रही। काफी खत्म करने के बाद उसने कंबल हटाकर एक तरफ सोफे पर डाल दिया और उठकर घर का जायजा लेने लगी। तमाम कमरों में वाल टू वाल कारपेट थे। हर कमरे में जरूरी सामान भी मौजूद था। 2 कमरों में सिंगल बेड थे और एक कमरे में डबल बेड के दूसरी तरफ सफेद फारबिका की ड्रेसिंग टेबल भी रखी हुई थी। और सबसे अहम बात यह थी कि यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। बेड साइड टेबल पर रखा हुआ एक्सटेंशन सेट था, जबकि लाउंज में भी एक सेट रखा हुआ था। इसका किराया कितना है और मालिक कौन है इसका? नरगिस ने पूछा। किराया 7,000 रुपए माहाना और इसका मालिक यहाँ नहीं, लंदन में रहता है, मैंने कहा। तो क्या तुमने उसे लंदन जाकर बात की थी? नरगिस ने कहा। इस मकान का मालिक दोहरी शहरियत का मालिक है, मैंने कहा। मियाँ बीवी हैं और एक जवान बेटी। बेटा पहले ही लंदन में रहता है। ये लोग भी 6 महीने यहाँ और 6 महीने लंदन में रहते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो ये मकान 6 महीनों के लिए किराए पर दे जाते हैं। इस तरह मकान की हिफाजत भी रहती है और उन्हें मकान का किराया भी मिलता रहता है। सामने वाले मकान में उन साहब की बहन रहती है। सारा मामला उसी से तय हुआ था। 6 महीने का एडवांस किराया और डिपॉजिट उस खातून ने मुझसे वसूल किया और ऐन मुमकिन है उसे इस वक्त हमारी आमद का पता चल गया हो। नरगिस गहरा सांस लेते हुए बोली, ठीक है, बहरहाल तुमने अक्लमंदी की थी जो ये ठिकाना बना रखा था। पिछली रात मेरी जिंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। आधे घंटे तक ठंडे पानी में खड़े रहना मेरे लिए क़यामत बन गया था और पानी से निकलने के बाद तो मेरी अजीब हालत थी। सर्दी की शिद्दत से सांस लेना भी दुश्वार था। फेफड़े तक कांप रहे थे। मुझे भी परेशानी हो गई थी, मैंने कहा। मुझे डर था कि तुम्हें कहीं नमूनिया ना हो जाए। मैं रात भर जागी हूँ और इस वक्त भी अपने आप को कुछ ज्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रही। मैं सोना चाहती हूँ, नरगिस ने कहा। इस वक्त कोई ना कोई बेकरी खुल गई होगी, मैंने कहा। मैं नाश्ते का सामान ले आता हूँ, तुम नाश्ता करके सो जाओ। नरगिस बैरूनी गेट तक मेरे साथ आई। मेरे निकलने के बाद उसने गेट बंद कर दिया। नरगिस को अगरचे यहाँ कोई खतरा नहीं था। इस तरफ आते हुए मैंने अपने ताकुब का खास ख्याल रखा था, लेकिन मैंने एहतियातन पिस्तौल नरगिस को दे दिया। इस वक्त 7 बज चुके थे। फिजा में अब भी धुंध सी फैली हुई थी। मैं गलियों से होता हुआ मार्केट की तरफ निकल आया। बेकरियां और दूध वगैरह की दुकानें खुली हुई थी। मैंने एक बेकरी से कुछ चीजें खरीदी और वापस आ गया। अंडों का ऑमलेट और चाय वगैरह नरगिस ही ने तैयार की। नाश्ते के बाद वो डबल बेड वाले कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गई और मैं अलमारी खोलकर चीजें संभालने लगा। हीरोइन और जेवरात वाला थैला अलमारी के सबसे निचले खाने में रख दिया और अपने और नरगिस के कपड़े भी अलमारी में रख दिए और खाली सूटकेस अलमारी के ऊपर टिका दिया। इन कामों से फारिग होकर मैं बरामदे में आ गया। 9 बजने वाले थे और धुंध खत्म हो रही थी। धूप चमक रही थी। सामने का लान ज्यादा बड़ा नहीं था। गेट के यहाँ सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। उससे आगे 8 फुट चौड़ा गलियारा सा बना था जिसमें दोनों तरफ गमले रखे हुए थे। 2 कमरों की खिड़कियां इस तरफ खुलती थी। पिछली तरफ ज्यादा कुशादा जगह थी और इस तरफ भी अकबी दीवार में एक दरवाजा था। उस तरफ मकानों के सामने पार्क था। मैंने ये सब कुछ देखने के बाद ये मकान किराए पर लिया था। अगले रुख पर मुख्तसर सा बरामदा था जिसके सामने मुख्तसर सा घास का खेता था और उसके गिर्द क्यारियों में फूलों के पौधे लगे हुए थे। मैं बरामदे से उतरकर लान में आ गया और पौधों को देखने लगा। इनकी मुनासिब देखभाल हो रही थी। गेट पर हल्की सी दस्तक सुनकर मैं चौंक गया। गेट की जुरी में से मुझे जनाना लिबास नजर आया। मैंने बेधड़क होकर जैली दरवाजा खोल दिया। वो सामने वाले मकान में रहने वाली मालिक की बहन मिसेस रेहान थी। उसकी उम्र अगर इसे 40 के लगभग थी, लेकिन इतनी उम्र की लगती नहीं थी।
दरमियाना कद, मुतनासिब जिस्म और चेहरे के नकूश भी खासे दिलफरेब थे। मैंने सुबह 6 बजे आपको आते हुए देखा था। वो बिला झिझक दरवाजे में दाखिल होते हुए बोली, आपके साथ शायद कोई और भी था। जी हाँ, मेरी बेगम। मैंने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मिसेज रियाना बोली, वो दरअसल बात यह है कि हम रात भर सफर करके सुबह सवेरे यहाँ पहुंचे हैं। वो सो गई है, दोपहर को उससे मुलाकात हो सकती है। मैंने ये मकान किराए पर लेते हुए बताया था कि मैं लाहौर में बिजली के आलात तैयार करने वाली एक कंपनी का पार्टनर हूँ और काम के सिलसिले में पूरे मुल्क में घूमता रहता हूँ। यहाँ ये मकान मैंने इसीलिए लिया है कि जब यहाँ हूँ तो मुझे होटलों में ख्वार ना होना पड़े। मैं यहाँ सिर्फ 2 मरतबा आया था। एक मरतबा तो तकरीबन 2 घंटे ठहरा और दूसरी मरतबा 4-5 घंटे। मालिक को मकान की चाबी भी मैंने उसी के कहने पर दी। वो मुख्तलिफ बंगलों में काम करता और मिसेज रियाना के ख्याल में काबिल भरोसा आदमी था। इस मरतबा मुझे कई रोज कराची में रहना पड़ेगा, इसलिए बेगम को भी साथ ले आया हूँ। वो आपसे मिलकर यकीनन खुश होगी। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया आपने। मिसेज रिहाना ने कहा, मैं दोपहर को उनसे मिल लूंगी और हाँ, दोपहर का खाना आप लोग हमारे यहाँ खाएं। वो बेचारी सो रही हैं, दोपहर को उठकर कहाँ खाना पकाने के झंझट में पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी, मैंने कहा। वो कुछ देर खड़ी इधर उधर देखती रही और फिर दोपहर को आने का कहकर चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद सादिक माली आ गया। मैंने सामान की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाकर उसके हाथ में थमा दी और पैसे देकर सामान लेने के लिए बाजार भेज दिया। हमें यहाँ रहना था तो जरूरत की चीजें मंगवाना भी जरूरी था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सामान ले आया जिसे मैंने किचन में रखवा दिया। उसके जाने के बाद मैं लाउंज में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर डायल करने लगा। रात को जो कुछ भी हुआ था उसे रंगा को आगाह करना जरूरी था। कॉल हुरैरी ने रिसीव की। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं नाजी बोल रहा हूँ, रंगा से बात कराओ। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। रंगा थाने गया हुआ है, हुरैरी ने कहा, मगर उसने कई मरतबा तुमको फोन किया था, वहां से कोई और बोल रहा था। रंगा ने अपने आदमी को भेजकर पता किया तो मालूम हुआ कि रात को तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ हुई थी। रंगा बहुत परेशान है, तुम कहाँ हो? क्या तुम परेशान नहीं हो? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं भी परेशान हूँ, मगर तुम हो कहाँ? उसने सवाल दोहराया। मैं महफूज हूँ, मैंने कहा। रंगा थाने क्यों गया है? तहरीमी के एक आदमी की लाश रंगा के इलाके में पड़ी हुई मिली थी। उसे तशद्दुद करके हलाक किया गया था। पुलिस ने पूछगिछ के लिए रंगा को थाने बुलाया है। ओह, मैं चौंके बगैर ना रह सका। मेरे ذہن में उस शख्स का चेहरा उभर आया जिसकी मर्सिडीज कार से गुज़िश्ता रात मैंने 10 किलो हीरोइन का थैला चुराया था। बाद में अगरचे मैंने तहरीमी को फोन पर बता दिया था कि 10 किलो हीरोइन की गुमशुदगी में उसके आदमी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन इस वक्त शायद उस पर बेपनाह तशद्दुद किया जा चुका था और मेरी तरफ से इतला मिलने के बाद ही उसे मौत के घाट उतार कर उसकी लाश रंगा के इलाके में फेंक दी गई थी ताकि रंगा या उसके किसी आदमी को इस केस में फांसने की कोशिश की जाए। कहाँ चले गए नाजी? हुरैरी की आवाज सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। ओह, मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं इस लाश के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुमने वो लाश देखी है? जानते उसे? हुरैरी ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने ना तो वो लाश देखी है और ना ही उसे जानता हूँ। लेकिन क्या रंगा ने कल रात के बारे में तुम्हें कुछ बताया? मैंने 1-1:30 बजे के करीब फोन किया था। रंगा अगरचे मुझे इन मामला से अलग रखे हुए है, लेकिन वो कोई बात मुझसे छुपाता नहीं है, हुरैरी ने कहा। कल रात तुमने तहरीमी के किसी आदमी से बड़ी मिकदार में हीरोइन छीनी थी। इत्तफाक से हाथ लग गई थी, मैंने तस्दीक की। तहरीमी ने पूछगिछ के लिए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुझे यकीन है ये उसी शख्स की लाश होगी जिसे रंगा के इलाके में फेंक दिया गया था ताकि रंगा को किसी चक्कर में फंसाया जा सके। बहरहाल एक नंबर नोट कर लो, रंगा से कहना इस नंबर पर फोन कर ले। बात हुआ क्या था वाजा? हुरैरी ने पूछा। कैसा गड़बड़ था? तुमको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा और फिर उसे गुज़िश्ता रात के वाक़े के बारे में बताने लगा। अब मैं दूसरी जगह पर हूँ और बिल्कुल महफूज हूँ। अपना जान का ख्याल रखो वाजा, हुरैरी ने कहा। इन अल्फाज में न जाने क्या बात थी कि मैं अपने सीने में अजीब हालत महसूस करने लगा। मैं हुरैरी के बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। उसने ये सब कुछ महज हमदर्दी की बिना पर ही किया होगा। जो लड़की किसी के लिए अपना वतन छोड़कर आ सकती थी वो किसी और के बारे में क्यों सोचने लगी? लेकिन न जाने क्या बात थी कि जब मैं उसके बारे में सोचता था तो अजीब हालत थी। फिर गायब हो गए वाजा? हुरैरी की आवाज सुनकर मैं एक बार फिर उछल पड़ा। नहीं, मैं यही हूँ, मैंने कहा। जवाब में हुरैरी के हल्के से कहके की आवाज मेरी समाज से टकराई और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। लाइन बंद हो चुकी थी, लेकिन मैं फोन का रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। मुझसे एक गलती हो गई थी और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तहरीमी की कोठी भी गुलशन इकबाल में थी, वो अगरचे ब्लॉक 6 में था। ब्लॉक 6 और 3 के बीच में एक बड़ी शाहराह थी। शॉपिंग सेंटर, इक्का दुक्का मार्केटें और दुकानें वगैरह इस शाहराह पर या इससे मुल्क गलियों में थी। दोनों ब्लॉकों के रहने वाले लोग शॉपिंग और रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त के लिए इसी तरफ आते थे। जाहिर है ना तो नरगस और ना मैं ज्यादा दिनों तक घर में कैद होकर रह सकते थे और ना ही तहरीमी या उसके आदमी को इस तरफ आने से रोका जा सकता था। इस तरह किसी गैर मुतवक्को तसादुम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ब्लॉक 6 में तहरीमी की मौजूदगी का इंकिशाफ रंगा ने किया था। उस रोज जब मैंने हुरैरी को पैगाम दिया था तो दोपहर के थोड़ी देर बाद रंगा का फोन आ गया था और जब मैंने उसे अपने ठिकाने के बारे में बताया तो उसने इंकिशाफ किया कि तहरीमी भी कुर्बो जवार में मौजूद है।
उसने मुझे उसके बंगले का नंबर भी बता दिया और मुझे मशवरा दिया कि मैं उजलत में कोई कदम ना उठाऊं, वो जरा पुलिस वाले मामले से फारिग हो जाए तो कोई प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने रंगा से उसके इलाके से मिलने वाली लाश के बारे में भी दरियाफ्त किया और उसने जो लिया बताया उससे तस्दीक हो गई कि ये वही आदमी था जो उस रात एक हसीन औरत के साथ बंदू खान के होटल में खाना खाने आया था। खाना तो एक बहाना था, उसे तो 10 किलो हीरोइन का थैला तहरीमी के आदमियों के हवाले करना था, जिसे मैंने उड़ा लिया और वो शख्स बाद में उनके तशद्दुद से हलाक हो गया, जिसकी लाश रंगा के इलाके में फेंक दी गई। 3-4 दिन हम घर से बाहर नहीं निकले। सामने वाली मिसिज रियान, जिसका नाम जुबैदा था, कंबल होकर रह गई। उसके खुलूस में कोई शुबा नहीं था, वो नरगिस को पसंद करने लगी थी। उसने कई मरतबा नरगिस को अपने साथ बाजार ले जाना चाहा था, लेकिन नरगिस ने हर बार तबीयत खराब होने का बहाना करके टाल दिया था। मुझे तहरीमी के कई आदमी पहचान चुके थे। नरगिस बिल्ले की नजरों में आ गई थी, लेकिन मेरे ख्याल में उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं था। वो बुर्का पहनकर बाहर निकल सकती थी। अलबत्ता मेरे लिए फिलहाल बाहर निकलना मुनासिब नहीं था। मैं जानता था कि तहरीमी के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह मुझे पूरे शहर में तलाश करते फिर रहे होंगे, और फिर बिल्ले का अड्डा भी तो इसी इलाके में था। वो ब्लॉक 6 के आसपास सड़कों पर घूम फिर कर ही तो पुड़ियां बेचता था। घूमने फिरने की सूरत में मैं किसी भी वक्त उसकी नजरों में आ सकता था। रंगा से भी मुझे इतलात मिलती रही। तहरीमी वाकई पागल हो रहा था और उसके आदमी शिकारी कुत्तों की तरह मुझे तलाश करते फिर रहे थे। रंगा के कहने के मुताबिक उसने रजिया को कम से कम 2 मरतबा सालार के साथ इस इलाके में घूमते हुए देखा था। उनका ख्याल था कि शायद रंगा ने मुझे अपने इलाके में कहीं छुपा रखा है। उन दोनों गिरोहों में सर्द जंग चल रही थी और मैं जानता था कि किसी दिन इनमें ऐसा खौफनाक तसादुम होगा कि कराची शहर लरज उठेगा। उनकी ये जंग बहुत पुरानी थी और इत्तफाक से मैं भी एक फरीक बन गया था। मेरा भी तहरीमी से पुराना झगड़ा था। कुछ अर्सा पहले तक हम में बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। लाहौर में पहले शाह जी और फिर रजिया से खराबी बनी। फिर कराची में आकर मैंने बंदरगाह पर शाह जी का माल पकड़वा दिया और उसके बाद ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि इस गिरोह का असल सरगुना तहरीमी था। रजिया और शाह जी वगैरह तो महज मोरे हैं। बाद इंकशाफात बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हुए। रंगा से दोस्ती करके मैं बराह रास्त इस मामले में मुलव्वस हो गया था और उस रात मैंने महज रंगा की वजह से 10 किलो हीरोइन का वो बंडल उड़ाया था और मेरी सरकत की वजह से उस शख्स की जान गई थी। और फिर मैंने ये हमाकत की थी कि अपने बारे में इतला देकर उन खूनख्वार दरिंदों को अपने पीछे लगा लिया था। उस रात नरगिस की खोपड़ी काम कर गई और अगर वह दूर की कोड़ी ना लाती तो हम दोनों उस रात मारे जा चुके होते। इस बंगले में आए हुए 8-10 रोज गुजर गए। मैं तो एक मरतबा भी बाहर नहीं निकला था। अलबत्ता नरगिस कई मरतबा जुबैदा के साथ मार्केट आ जा चुकी थी। वो बुर्का पहनती थी और बुर्के में किसी औरत को पहचान लेना मुमकिन नहीं होता। उस रात खाना खाने के बाद मैं और नरगिस ताश खेल रहे थे कि फोन की घंटी बजी। मैं करीब बैठा हुआ था, हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो रंगा की कॉल थी। आज एक और मौका है वाजा, उसने मेरी आवाज सुनते ही कहा। तुम्हारा दोस्त शाह जी रात 2 बजे की फ्लाइट से कराची पहुंच रहा है। उसके पास माल है पूरे 20 किलो। मुझे शाह जी से अब कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन 20 किलो वाली बात सुनकर मैं उछल पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला रंगा? मैंने पूछा। मैं इधर खामोश तो नहीं बैठा हूँ वाजा, रंगा ने कहा। मैंने लाहौर में भी अपने 2 आदमी छोड़ दिए थे। वो शाहजी की सरगर्मियों की निगरानी कर रहे थे। ये माल कल उसे पेशावर से मिला है, जिसे लेकर वो आज यहाँ पहुंच रहा है। लेकिन जहाज पर वो इतना माल कैसे ला सकता है? एयरपोर्ट पर तो बड़ी सख्त चेकिंग होती है। मैंने कहा। पैसे में बड़ी ताकत है वाजा, रंगा ने कहा। अपनी मुट्ठी ढीला करो और जो चाहो कर लो। बहरहाल मुझे अभी थोड़ी देर पहले इतला मिली है, वो 2 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहा है। मेरा एक आदमी भी उसी फ्लाइट में होगा। क्या चाहते हो रंगा? मैंने पूछा। कल तहरीमी ने मेरे एक आदमी को उठा लिया था, रंगा कह रहा था। उसकी 2 पसलियां और एक टांग तोड़कर सड़क पर फेंक दिया। मैंने बहुत सब्र कर लिया है वाजा। अब मैं तहरीमी को बताना चाहता हूँ कि रंगा बेबस नहीं। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बस अपना प्रोग्राम बता दो। मैंने कहा। मैं 1 बजे तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, रंगा ने कहा। हम शाह जी को तहरीमी के बंगले तक नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है रंगा, मैं तुम्हें तैयार मिलूंगा, मैंने जवाब दिया। राब्ता मुनक़ते हो गया। मैंने भी रिसीवर रख दिया और नरगिस को रंगा से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। नरगिस ने घड़ी की तरफ देखा। 11:30 बज रहे थे। उसने हाथ में पकड़े हुए ताश के पत्ते फेंक दिए और किचन में घुस गई। मैं समझ गया वो जब भी किसी किस्म की टेंशन महसूस करती थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग चाय या काफी जरूर पीती थी। उससे उसके आसाब को सुकून मिलता था और इस वक्त भी शायद वो किसी ऐसी ही कैफियत में मुबतला थी। वो तकरीबन 20 मिनट बाद काफी बनाकर ले आई। मैंने कप उठाकर एक चुस्की ली। काफी बेहद स्ट्रॉन्ग मगर खुश जायका थी। और हकीकत तो ये थी कि रंगा से गुफ्तगू के बाद मैं खुद भी ऐसी स्ट्रॉन्ग काफी की तलब महसूस करने लगा। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, नरगिस ने काफी की चुस्की लेते हुए कहा। हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि आराम और सुकून की जिंदगी गुजारें, लेकिन तहरीमी वाला मामला निमट जाए तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। मुझे तो लगता है हम इस दलदल से कभी निकल नहीं सकेंगे, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। न जाने क्या बात है, आजकल मैं कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी हूँ। एक अनजाना सा खौफ है जो हर वक्त दिमाग पर तारी रहने लगा है। अजीबो गरीब वहम और वसवसे आते रहते हैं।
डर और खौफ वसवसे हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, मैंने कहा, लेकिन अगर इन चीजों को दिल में जगह दे दी जाए तो जीना दुश्वार हो जाएगा। और तुम तो बड़ी हौसलामंद हो, ये सब कुछ गैर मामूली तो नहीं, फिर किस बात का खौफ है? पता नहीं घबराहट सी रहने लगी है, नरगिस ने कहा। हम देर तक बातें करते रहे। मैं नरगिस को तसल्ली देता रहा और फिर 12:30 बजे के करीब मैंने कपड़े तब्दील किए तो वो बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं अब घर में अकेली नहीं रह सकती। नहीं नरगिस, मैंने मना कर दिया। पता नहीं किस किस्म की सूरत का सामना हो, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। मेरे जाने के बाद तुम दरवाजे लॉक कर लेना और बेहतर होगा तुम सो जाओ। मेरी वापसी पता नहीं किस वक्त हो। मैं बड़ी मुश्किल से नरगिस को घर रहने पर आमादा कर सका। 1 बजने में चंद मिनट बाकी थे कि मैं गेट से बाहर आ गया। रंगा के किसी आदमी ने यह मकान नहीं देखा था। मैंने उसे सिर्फ नंबर बताया था और रास्ता समझा दिया था और मैं ये सोचकर बाहर आ गया कि उन्हें मकान तलाश करने में दुश्वारी पेश ना आए। मैंने अपना पिस्तौल नरगिस को दे दिया, वो भी मेरे साथ गेट में खड़ी थी। 1 बजे के लगभग एक गाड़ी गेट में दाखिल हुई तो मैंने नरगिस को इशारा किया। वो गेट बंद करके अंदर चली गई। वो स्याह रंग की एक वैन थी। गली में दाखिल होती उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई और फिर मेरे करीब आकर वो रुक गई। वैन की ड्राइविंग सीट पर घुंघरियाले बालों वाला स्याह फार्म बैठा हुआ था। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी था। वैन की खिड़कियों के शीशों पर प्लास्टिक की ऐसी शीट्स लगी हुई थी जिनसे अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर देखना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं वैन के पिछले हिस्से में बैठे हुए किसी शख्स को नहीं देख सका। लेकिन वैन के रुकते ही पिछला दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ वाजा। वो टैडी की आवाज थी। मैं वैन में सवार हो गया और दरवाजा बंद हुआ और वैन हरकत में आ गई। वैन में अंधेरा था और चंद सेकंड के बाद ही मेरी आंखें उस अंधेरे से मानूस हो गई। वैन में टैडी के साथ रंगा भी बैठा हुआ था। वैन गलियों से निकलकर मेन रोड पर आकर एयरपोर्ट की तरफ दौड़ती रही और मैं रंगा और टैडी से बातें करता रहा। एयरपोर्ट पर वैन पार्किंग प्लाट पर ऐसी जगह पर खड़ी कर दी गई जहां से हम राइवल लाउंज से बरामद होने वाले लोगों पर भी निगाह रख सकते थे। रंगा ने वैन के ड्राइवर को अकरम के नाम से मुखातिब करके बलोची जबान में कुछ कहा। वो वैन से उतरकर लाउंज की तरफ चला गया। उसकी वापसी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने बताया कि लाहौर की परवाज ठीक वक्त पर ही आने वाली थी। उन्हें 2 बजे के करीब हमारी बाईं तरफ चंद गज के फासले पर सफेद रंग की नए मॉडल की एक टोयोटा कार आकर रुकी। उस कार में से रजिया को बरामद होते देखकर मैं उछल पड़ा। मैंने अपनी सीट पर जल्दी से रुख बदल दिया, लेकिन मुझे फौरन ही ख्याल आ गया कि बाहर का कोई शख्स हमें नहीं देख सकता। मैं संभल कर बैठ कर उस सफेद टोयोटा की तरफ देखने लगा। उस वक्त ड्राइविंग साइड से सालार भी उतर रहा था। रंगा मेरे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी पूछ टोयोटा की तरफ थी, इसलिए वो उन लोगों को देख नहीं सका था। पीछे मुड़कर देखा और रंगा, मैंने सरगोशी में कहा, ये रजिया है और इसके साथ सालार है, तहरीमी का आदमी। रंगा ने पीछे मुड़कर देखा और फिर पहलू बदल कर बैठ गया। रजिया इस वक्त हेयर ब्रश से बाल दुरुस्त कर रही थी। फिर उसने ब्रश कंधे पर लटके हुए बैग में रखा और सालार के साथ पार्किंग से निकलकर टर्मिनल की तरफ चलने लगी। कुदरत हमारी मदद कर रही है, रंगा ने कहा। अब हम लोगों को वैन से उतरने की भी जरूरत नहीं, वो लोग वापसी इधर ही आएगा। रंगा ने ठीक ही कहा था, हमें वैन से उतरने की जरूरत नहीं थी। ताहम हमें तकरीबन 1.25 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान मेरी नजरें मुसलसल रतिया और सालार पर मरकूज रही थी, जो रिवाइवल लाउंज के सामने टहल रहे थे। 2:45 बजे के करीब शाहजी ट्रायल धकेलता हुआ रिवाइवल वाले गेट से बरामद हुआ। ट्राली पर फूलों की 2 पट्टियां और उनके ऊपर स्याह रंग का ब्रीफ केस रखा हुआ था। मुझे समझने में देर न लगी कि हीरोइन इन्हीं पेटियों में होगी। वो कितनी आजादी से माल लेकर आया था। सरकारी महकमों के एहलकार किस हद तक करप्शन की दलदल में फंसे हुए थे। इन तीनों का रुख पार्किंग प्लाट की तरफ था। कुछ और मुसाफिर भी इस तरफ आ रहे थे। पार्किंग प्लाट के किनारे वाले फुटपाथ पर पहुंचकर शाहजी वगैरह रुक गए। ब्रीफकेस रजिया ने संभाल लिया। एक पेटी शाहजी ने उठा ली और दूसरी सालार ने। हम वैन में बैठे उनकी तरफ देखते रहे। हम उनसे सिर्फ चंद फुट के फासले पर थे और वो हमसे बेखबर थे। दोनों बेटियां कार की डिक्की में रख दी गई। सालार ने स्टीयरिंग संभाल लिया। रजिया और शाहजी पिछली सीट पर बैठ गए और कार हरकत में आ गई। अकरम, तुम अपना पिस्तौल वाजा को दे दो और कार का ताकुब करो। इस बात का ख्याल रखना कि उन लोगों को शुबा ना होने पाए, रंगा ने सीट पर संभल कर बैठते हुए कहा। फिक्र न करो वाजा। ड्राइवर ने अपना पिस्तौल मुझे दे दिया और संभाल कर बैठते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। उस वक्त जगह बाद दीगरे कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आई थी। एयरपोर्ट और उसके आसपास आमदोरफ्त की सड़कों पर रौनक थी। कई गाड़ियां अपने मेहमानों को लेकर वापस जा रही थी। उनका रुख शायरा फैसल की तरफ था। रजिया वाली सफेद टोयोटा भी उसी तरफ जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही दाईं तरफ एक तंग सी सड़क पर मुड़ गई। ये तंग सी सड़क एयरपोर्ट के इलाके में चक्कर काटती हुई एयरपोर्ट के पिछली तरफ गुलस्तान जोर से जा मिलती थी। एयरपोर्ट के पिछली तरफ का इलाका वहरान था, सड़क भी टूटी हुई थी। उससे आगे गुलस्तान जोर का वो इलाका अभी अंडर डेवलपमेंट था। दिन के वक्त तो इस तरफ थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता था, लेकिन रात को तो बहुत कम लोग इस तरफ आने की हिम्मत करते थे। उससे आगे गुलशन इकबाल के लिए ये रास्ता अगरचे करीब पड़ता था, लेकिन रात के अंधेरे में लोग इस तरफ आने से गुरेज करते थे। लेकिन रजिया वाली गाड़ी उस तरफ मुड़ते देखकर मुझे कुछ हैरत भी हुई थी।
कि उन्होंने उस रास्ते का इंतखाब क्यों किया था जबकि उनके पास 20 किलो हीरोइन भी थी। ये लोग वाकई बेवकूफ हैं। मैंने रंगा की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें उस गैर आबाद और सुनसान रास्ते की बजाय शारे फैसल की तरफ जाना चाहिए था। शारे फैसल पर ज्यादा खतरा है, रंगा ने कहा। शारा फैसल पर सादा लिबास पुलिस वाले एयरपोर्ट से आने वाले लोगों को रोककर परेशान करते हैं। ये राहगीरों से ज्यादा खतरनाक है, इस लिहाज से सुनसान रास्ते पर ज्यादा खतरा नहीं है। रंगा ने शायद ठीक ही कहा था। रदिया वाली कार एयरपोर्ट के पिछली तरफ कच्चे रास्ते पर निकल आई। हम मुझसे तकरीबन 40 गज के फासले पर थे। हमारे पीछे भी एक कार थी और ठीक कच्चे रास्ते पर पीछे आने वाली कार हमारी और रदिया की कार को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। कच्चे रास्ते के इख्तिताम पर एक सड़क तो रनवे जंगले के साथ साथ चली गई थी और दूसरी बाईं तरफ एक पुलिया के ऊपर से होती हुई गुलिस्तान जोर में दाखिल हो जाती थी। इस कुशादा सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े प्लाजे तामीर थे। अभी काम इब्तदाई मराहल में था। इस सड़क पर ज्यादा सन्नाटा था। तो हम 200 गज आगे वो चौरंगी थी जहाँ से आबादी शुरू हो जाती थी और उस चौरंगी के आसपास पुलिस की किसी वैन की मौजूदगी का इम्कान था। अकरम, रंगा ने संभल कर बैठते हुए कहा, इस गाड़ी को रोको। अभी लो वाजा, अकरम ने जवाब दिया और वैन की रफ्तार एकदम बढ़ा दी और फिर चंद ही सेकंड में वो वैन को सफेद टोयोटा से आगे ले आया और उस कार को रुकने पर मजबूर कर दिया। वैन रुकते ही रंगा और टैडी छलांग लगाकर नीचे उतर आए। टैडी कार के सामने आ गया। मैंने भी एक झटके से कार का दरवाजा खोला और रजिया को बाजू से पकड़कर कार से बाहर खींच लिया। उसके मुंह से चीख निकल गई। दूसरी तरफ रंगा ने भी शाहजी को पकड़कर कार से बाहर खींच लिया था। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? शाहजी के मुंह से खौफजदा सी आवाज निकली। इसी दौरान रजिया अपनी आवाज पर किसी हद तक काबू पा चुकी थी। उसने मेरी शक्ल देखी तो एकदम चीख उठी, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामी। वो मेरे हाथ में पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझ पर चपट पड़ी। मैंने उसके मुंह पर भरपूर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चीखती हुई तेवरा कर नीचे गिरी। मैंने उसे एक जोरदार ठोकर भी रसीद कर दी। दूसरी तरफ शाहजी ने भी कोई हरकत करने की कोशिश की थी। रंगा ने उसके मुंह पर पिस्तौल की नाल से जरब लगाई तो वो भी चीखता हुआ कार से टकरा कर नीचे गिर गया। रंगा ने उस पर ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। फिर अचानक डैडी की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो बड़ी तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सालार की तरफ लपका। आगे झुककर उसने सालार को 2-3 घुंसे जड़ दिए और गिरबान से पकड़कर नीचे खींच लिया। इसको बोलो कार का डिक्की खोले, रंगा ने कहा। डैडी ने सालार को जोरदार ठोकर मारते हुए कार की डिक्की खोलने का हुक्म दिया। सालार ने इग्निशन से चाबियों का गुच्छा निकाला और कार के पिछली तरफ आ गया। उसने एक चाबी निकालकर डिक्की का दरवाजा खोल दिया। तुम तीनों उस तरफ भाग जाओ, जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा, रंगा ने शाहजी और सालार को ठोकरे मारते हुए कहा। रदिया अभी तक जमीन पर पड़ी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हो सकी और फिर उन तीनों ने टीलों की तरफ दौड़ लगा दी। रदिया 2 मरतबा ठोकर खाकर गिरी लेकिन उसने दोबारा उठकर भागने में देर नहीं लगाई। मैंने पिछली सीट पर रखा हुआ शाहजी का स्याह ब्रीफकेस उठा लिया और डैडी ने बड़ी फुर्ती से डिक्की में रखी हुई फलों की दोनों पेटियां कार की डिक्की से निकालकर वैन में मुंतकिल कर दी और उसके बाद हम वहां रुके नहीं।